आपने म्यूचुअल फंड के एड्स तो जरूर देखे होंगे। म्यूचुअल फंड सही है, पर ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है? तो अगर आप सिर्फ रिटर्न देकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ किसी का सजेशन सुनकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, तो इट्स हाई टाइम यू चेंज योर स्ट्रैटेजी। आपके लिए जरूरी है कि फंड की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट के जरिए। इस फैक्ट शीट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे परफॉर्मेंस, रिस्क, कॉस्ट और स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें बताई होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप एक म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। उसमें जो की मेट्रिक्स हैं आज के वीडियो में हम उन्हें समझेंगे और साथ ही में ये म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी गुरप्रीत। Let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट क्या होती है। एक म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट की अगर बात करें तो ये आपको बताती है कि उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई एक म्यूचुअल फंड क्या अचीव करना चाहता है, इसके बारे में हमें पता चलता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे अगर, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हाँ ये फंड क्या अचीव करना चाहता है, किस तरीके का ये इंडेक्स फंड है, इसमें जो एसेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है ना इन्वेस्टेड है, इसका AUM कितना है, ये सारे जो मेट्रिक्स होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं और ये कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, ये सारी डिटेल्स हमें पता चलती हैं म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट से। इसमें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी मेंशन है, भले ही फंड आपका इक्विटी ओरिएंटेड है, डेट बेस्ड है, हाइब्रिड है, तो क्या स्ट्रैटेजी है फंड की आपको वो पता चलती है। होल्डिंग्स क्या है आपको पता चलती हैं, कहाँ कहाँ पर पैसा लगा हुआ है, किन किन सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है वो आपको पता चलता है। इसके जरिए बेसिकली इस फैक्ट शीट के जरिए आपके लिए ये बेनिफिशियल क्यों है, इससे आपको पता चल सकता है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करती है कि नहीं करती है, आपके रिस्क एपेटाइट से मैच करती है कि नहीं, आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। ये फैक्ट शीट, ये सारा डेटा समझने के लिए बहुत बहुत यूजफुल होती है। इसकी बात करें तो ये फैक्ट शीट कहाँ मिलती है? एक तो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड अगर खरीदा है लेट्स से, तो आपके पास मेल भी आ जाएगा वो मंथली, क्योंकि ये फैक्ट शीट जो है ना रिलीज की जाती है, तो आपके पास मेल भी आ सकता है। मेल अगर नहीं आया तो आप उसी फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके भी फैक्ट शीट निकाल सकते हैं मंथली, क्योंकि आती है तो मंथ वाइज आपको मिल जाएगी। एमफी की में भी ये डेटा अवेलेबल होता है, तो अलग अलग जगहों से आपको बहुत इजीली ये फैक्ट शीट जो है अपने फंड हाउस की मिल जाएगी। सो इसकी अगर बात करें तो ये आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक फैक्ट शीट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी में आपको मिलती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इसको भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रेगुलर और एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आगे जब हम कटआउट्स देखेंगे, जब हम देखेंगे कि क्या क्या मेट्रिक्स हैं, तो उसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान अलग अलग कुछ फंड हाउसेस मेंशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है, वो बेसिकली ये होता है कि इसमें आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो किसी इंटरमीडिएरी के जरिए खरीदते हैं, या लेट्स से किसी ब्रोकर के जरिए आप एक जो है ना म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहे हैं तो वो रेगुलर म्यूचुअल फंड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्योंकि आप किसी के जरिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो, ये सारे भी की मेट्रिक्स मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो एक्सपेंस रेशियो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और वहीं अगर बात करें तो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये ऐसे होते हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जो है डायरेक्टली, या AMC से जो है डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड अगर परचेज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम रहता है। तो रेगुलर और डायरेक्ट, ये दो टाइप्स के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। अब आते हैं आगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब हम फैक्ट शीट पर वापस आते हैं कि फैक्ट शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेसिक फंड इंफॉर्मेशन। अब वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम समझेंगे कि फैक्ट शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये होती क्या है। तो ये एक तरीके की डॉक्यूमेंट होती है, एक 1 पेज आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन इसको देखेंगे एक PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और इस 1 पेज की PDF में मतलब बहुत सारे अलग अलग फंड्स की PDF होती है। इसमें आपको अपने डिजायर्ड म्यूचुअल फंड की जो है ना फैक्ट शीट मिल जाएगी। सबसे पहले एक सेक्शन लेते हैं इसका, बेसिक फंड
इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कटआउट आप देख रहे हैं बगल में, इसकी अगर बात करें तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा कि ये जो स्कीम है ये क्या करना चाहती है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, द स्कीम सीक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर भी अभी हम समझेंगे। यहाँ पर बात करें तो ये स्कीम बेसिकली चाहती है कि निफ्टी 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को कॉरेस्पॉन्ड करना चाहती है, उससे मैच करना चाहती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, ये निफ्टी 500 इंडेक्स की जैसी परफॉर्मेंस चाहती है, जैसा निफ्टी 500 इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही ये स्कीम जो है, ये म्यूचुअल फंड चाहता है कि वैसे ही रिटर्न्स ही अपने इन्वेस्टर्स को लाके दे। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है, जैसे इसकी कैटेगरी क्या है, ये एक इंडेक्स फंड है। और यहाँ पर बेंचमार्क भी आपको मिलेगा कि ये कौन से इंडेक्स को बेंचमार्क बनाकर जो है परफॉर्म करना चाहता है ये म्यूचुअल फंड। तो जैसे इसका है निफ्टी 500 इंडेक्स, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या करना चाहता है, बेंचमार्क क्या है, कैटेगरी क्या है। इसके अलावा जैसे इसमें मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट भी लिखा है 500 रुपीज, मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट आपका 500 है, और इसमें एंट्री एग्जिट लोड भी है। एंट्री लोड जैसे इसमें नहीं, अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो कोई इस पर आपको टैक्स या कोई पैसा नहीं देना है। एग्जिट लोड हालांकि इसमें 1% है, अगर आप 15 दिन से पहले जो है ना इसे रिडीम कर लेते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 15 दिन के बाद इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। अलॉटमेंट डेट यानी कि ये फंड आपका शुरू हुआ 2019 से शुरू हुआ है। इसके अलावा एनएवी नेट एसेट वैल्यू इसमें दी हुई है। तो अभी जैसे हमने रेगुलर म्यूचुअल फंड देखा, तो रेगुलर के लिए इसमें एनएवी है 23.7175, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हमने देखा तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो है 24.6069। तो आप देख रहे हैं इसमें बेसिक फंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फंड अचीव क्या करना चाहता है, इसमें एंट्री एग्जिट लोड क्या है, एनएवी क्या है। ये बेसिक डिटेल्स ना आपको बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जब आप किसी ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म के जरिए परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन एक फैक्ट शीट में इसका भी एडवांस डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं, जो भी हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक फंड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। ये एक सेक्शन है इस फैक्ट शीट का। इसके जरिए आपको पता चल जाता है कि एक फंड क्या अचीव करना चाहता है, क्या एक्चुअली में करना चाहता है, कितने आपको रिटर्न दे सकता है। तो इसके जरिए आप एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि हाँ, इतने रिटर्न इससे मुझे मिल सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर तो होता ही है, लेकिन यहाँ से भी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। उसके बाद आता है फंड मैनेजर डिटेल्स। ऑफ कोर्स आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि फंड मैनेजर की डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उनकी एक्सपर्टीज़ है, ये देखना भी आपके लिए ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स की डेजिग्नेशन है, डिटेल्स हैं, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, ये सारी चीज़ें 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही हैं। तो बेसिकली फंड मैनेजर्स की डिटेल्स क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पर फैक्ट शीट में भी आपको फंड मैनेजर की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलती है, जिससे आप बेटर एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपका म्यूचुअल फंड सही हाथों में है भी या नहीं। राइट, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स सही हाथों में ही होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स ही होते हैं, लेकिन स्टिल कितना एक्सपर्टीज है और एक फंड मैनेजर के अंदर उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, ये सब भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की डिटेल्स भी हमें मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उस म्यूचुअल फंड का, जो आप खरीदना चाह रहे हैं, उसकी होल्डिंग्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स भी उस म्यूचुअल फंड की हमें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो ये HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, और कितना परसेंट वेटेज है वो भी आपको सामने दिया हुआ है कि HDFC में 7.9% जो है ना पैसा इन्वेस्टेड है, 5.4% इन्वेस्टेड है, इस तरीके से। इसके अलावा नीचे आपको टॉप 10 सेक्टर एलोकेशन भी मिल जाता है कि किस किस सेक्टर में जो है ना पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है। तो बैंक्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें पैसा इन्वेस्टेड है, IT में, फाइनेंस में, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, पावर, अलग अलग सेक्टर्स में जो है पैसा इन्वेस्टेड है। तो बेसिकली इस सेक्शन के जरिए आपको पता चलता है कि कौन सी सिक्योरिटीज है जहां पर पैसा लगाया हुआ है एक म्यूचुअल फंड ने। आपको एक परसेंटेज का आइडिया मिल जाता है, एक एलोकेशन का आइडिया मिल जाता है। राइट, तो इससे आपको पता चलता है कि फंड कितना डाइवर्सिफाइड है, फंड की क्वालिटी कैसी है और उसकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल जो है वो कैसी है। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस का भी एक सेक्शन आपको फैक्ट शीट में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें तो उसमें
इसमें बहुत सारे रेशियोज भी होते हैं जो भी हम आगे देखेंगे। साथ साथ में इसमें आपको रेगुलर, जैसे अभी हमने रेगुलर प्लान डिस्कस किया, ये SIP परफॉर्मेंस का रेगुलर प्लान है, किसी किसी में डायरेक्ट प्लान अलग से दिया होता है। तो इसमें आपको जैसे देखने को मिलेगा, डेट आपको दी हुई है कि पिछले 1 साल में जो है इस NAV के हिसाब से कितने जो है ना स्कीम ने रिटर्न्स दिए हैं। फिर बेंचमार्क का भी कंपेयर करके दिखाएंगे कि हाँ बेंचमार्क ने इतने % रिटर्न दिए, स्कीम ने इतने % रिटर्न दिए। फिर एडिशनल बेंचमार्क रिटर्न्स भी दिखाए जाएंगे, राइट। और यहाँ पर 10,000 के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स का एक हिसाब किताब दिया जा रहा है। तो ये भी आपको एक हेल्प करता है ये आइडिया लगाने में कि आपको कितने रिटर्न्स जो है यहाँ पे मिलेंगे और कितने रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं जब से शुरुआत हुई है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, अलग अलग का कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। सो इससे आपको फंड की वॉलेटिलिटी का पता चलता है, फंड की परफॉर्मेंस कैसी है वो पता चलता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, आगे आने वाले सालों में कैसा परफॉर्म करेगा एक म्यूचुअल फंड। इसी परफॉर्मेंस एनालिसिस में और भी कुछ की रेशियोज होते हैं, अब उन पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्कीम स्टैट्स में ऑफ कोर्स आपका AUM वगैरह ये सब चीज़ें भी आती हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की कितने करोड़ का बेसिकली वो फंड है, कितने करोड़ के एसेट्स एक फंड हाउस जो है मतलब वो म्यूचुअल फंड जो है कितने करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आएँ तो आपको कुछ की रेशियोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इसे परसेंटेज एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बगल में देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 14.6% है। ये एनुअलाइज्ड है 14.6% का स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज में से रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? बेसिकली आपको ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड जो है अपने एनुअल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट करेगा। सिंपल भाषा में अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर तो मान लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड है, राइट, और उसका जो एनुअल एवरेज रिटर्न है वो 12% है, ठीक है, सालाना आधार पर, यानी कि 1 साल में 12% एवरेज रिटर्न दे देता है। मान लो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है कि 4% है। अब इसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4% है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो 12% से 4% ऊपर भी जा सकता है और 4% नीचे भी जा सकता है। 12 से 4% नीचे यानी कि 8% तक भी आ सकता है, 12 से 4% ज़्यादा यानी कि आपका 16% भी जा सकता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको एक मेट्रिक मिलता है और आपको आइडिया लगता है कि हाँ इतने नंबर से ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि यहाँ पर 14.6% है। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, मैंने बहुत छोटा नंबर आपको लिया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन यहाँ पे 14.6% है, राइट। तो अगर इस म्यूचुअल फंड का जो एनुअल रिटर्न है लेट्स से अगर 20% है, 30% है, तो 20-30 से ही क्या है 14% ऊपर भी जा सकता है, 14% नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये नंबर जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा आपके फंड के रिटर्न्स वॉलेटाइल हो जाते हैं। हेंस ये नंबर जितना कम होगा उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए, उतना ही वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद दूसरे मेट्रिक पर आते हैं। दूसरा रेशियो होता है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर बीटा है 1। मैं आपको बता दूं कि अगर बीटा इज इक्वल टू 1 तो यानी कि वो इक्वली वॉलेटाइल है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। अभी जैसे हमने पीछे देखा फंड डिटेल्स में तो वहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स भी बताया हुआ था म्यूचुअल फंड में। तो बीटा बेसिकली बताता है कि एक म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क फंड के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है, कितना वो ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो बीटा यूजुअली जो 1 होता है या 1 से कम होता है वो ठीक माना जाता है। 1 से ज़्यादा है तो यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट बहुत इजीली कर सकता है। वॉलेटिलिटी यानी कि कितना आपका जो म्यूचुअल फंड है, कितना आपका स्टॉक में भी वॉलेटिलिटी चेक की जाती है, तो कितना वो इजीली ऊपर नीचे हो सकता है, छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से कितना हिल सकता है वो स्टॉक। सो बीटा आपका बेसिकली वही बताता है। तो ऑफकोर्स बीटा भी जितना कम उतना आपकी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर है 0.4 एनुअलाइज्ड। सो ये मेजर करता है कि एक म्यूचुअल फंड ने जो पर यूनिट ऑफ रिस्क लिया है उसके हिसाब से रिटर्न कितना दिया है, राइट। सो इससे इन्वेस्टर्स को ये समझने में आसानी होती है कि एक म्यूचुअल फंड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। अगर म्यूचुअल फंड ने रिस्क लिया है, मान लो कहीं किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का रिस्क अगर उसने लिया है म्यूचुअल फंड ने, तो फिर उसके रिटर्न्स उतने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, पता चले रिस्क भी ले रहे हैं और ऊपर से नुकसान करवा रहे हैं इन्वेस्टर्स का। तो ये भी एक अच्छा मेट्रिक होता है ये पता करने के लिए कि भाई
रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें कितने मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि नहीं, अच्छे मिल रहे हैं कि कम मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑफकोर्स जितना ज़्यादा ये शार्पर रेशियो होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, यानी कि उतने अच्छे आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड लाकर दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो आ जाता है आर स्क्वायर्ड रेशियो। आर स्क्वायर्ड रेशियो की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, बेंचमार्क इंडेक्स से के परफॉर्मेंस को मिरर करने की कोशिश करता है, यानी कि जैसा बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है सेम वैसे ही आपका फंड हाउस परफॉर्म कर रहा है कि नहीं उसको ट्रैक करता है, उसको जो है ना इंडिकेट करता है। अगर आर स्क्वायर रेशियो आपका ज़्यादा है, सो बेसिकली आर स्क्वायर रेशियो जो होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है, परसेंटेज में होता है ये भी। और इसकी अगर बात की जाए तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड, अगर आपने कोई इंडेक्स का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, कोई पैसिव फंड अगर आपने खरीद लिया है, तो यहाँ पर उन जो इंडेक्स फंड्स हैं उन इंडेक्स फंड्स का जो आर स्क्वायर रेशियो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेट ही तो करना है, सिर्फ वही स्टॉक्स रखने हैं, वही होल्डिंग्स रखनी है, तो सेम आपका यहाँ पर सेम तो नहीं बट काफ़ी हद तक जो है 100 के क्लोज आपको आर स्क्वायर रेशियो देखने को मिलेगा। सो आर स्क्वायर रेशियो बेसिकली यही बताता है कि बेंचमार्क इंडेक्स को कितने अच्छे से ट्रैक किया है, तो ये भी जितना ज्यादा होता है उतना बेटर आपके लिए होता है। उसके बाद आ जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER। तो ये कुछ की मेट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो TER की अगर बात करें तो आपने एक्सपेंस रेशियो भी देखा होगा, टोटल एक्सपेंस रेशियो भी उसी का भाई है। अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये बेसिकली आपको बताता है कि एनुअलाइज्ड एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपको भाई कितने पैसे जो है अपनी जेब से निकाल के मैनेजर्स को देने पड़ेंगे, बेसिकली ये आपको बताता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये एनुअलाइज्ड होता है, यानी कि सालाना आधार पर एनुअल बेसिस पे आपको कितना पैसा, कितनी मैनेजिंग कॉस्ट जो है वो देनी पड़ रही है। ऑफ कोर्स एक्सपेंस रेशियो अगर आपका ज़्यादा होगा तो यानी कि आपको फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपके रिटर्न्स जो है थोड़े कम रहेंगे। फीस आपको कम देनी पड़ेगी तो रिटर्न्स आपके ज़्यादा रहेंगे, तो जितना ये भी कम हो उतना आपके लिए बेहतर। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.21 है, राइट। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक ऐसा परसेंटेज होता है फंड की होल्डिंग का जो कि एक साल में चेंज हुआ है, ठीक है। मान लो एक फंड हाउस ने या एक म्यूचुअल फंड ने जो है एक साल में जो है 10% होल्डिंग्स अपनी बैंक में रखी हैं, 20% होल्डिंग्स अपनी IT सेक्टर में रखी हैं। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। और एक साल में अब उन्होंने जो है ना काफ़ी बार उसको बदला है। 5% उन्होंने फिर ऑटोमोबाइल में लगा दिया, 10% उन्होंने जो है फार्मा में लगा दिया। तो इनकी जो होल्डिंग्स है ना लगातार बदलती जा रही है। तो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कैसा है, ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है कि एक साल के अंदर अंदर कितनी सिक्योरिटीज़ बेची गई हैं या कितनी सिक्योरिटीज़ खरीदी गई हैं। तो इसका एक मेजर रखा जाता है। इससे पता चलता है कि भाई कितना वॉलेटाइल है, कितने एक्टिवली जो है एक फंड मैनेज हो रहा है। इससे क्या होता है कि अगर आपका हाई टर्नओवर है, लेट्स से ये जो रेशियो है अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेस करनी पड़ेंगी और आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए जितना टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। उसके बाद बात करें तो आ जाता है ट्रैकिंग एरर। लास्ट में ट्रैकिंग एरर की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर 0.1 है, बहुत ही कम है एनुअलाइज्ड, राइट। तो ट्रैकिंग एरर बेसिकली ये बताता है कि आपका जो फंड का रिटर्न है और जो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से निफ्टी 50 जो है ना वो निफ्टी 50 का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो लेट्स से निफ्टी 50 रिटर्न देता है 10% और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो दे रहा है 9.7% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, वो है 0.3% का डिफरेंस है। तो ये जो 0.3% का जो डिफरेंस है वो है ट्रैकिंग एरर, यानी कि बताता है कि इतने परसेंट का डिफरेंस रह गया है कॉपी करने में बेसिकली, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स जितने ही रिटर्न्स आपका भी फंड आपको ला कर दे, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है ये देखने के लिए कि वो कितना मैच कर पा रहा है या कितना डिफरेंस जो है ना उसको मैच करने में रह जा रहा है एक म्यूचुअल फंड से। तो ये सारे अलग अलग जो रेशियोज हैं वो आपको हेल्प करते हैं और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप म्यूचुअल फंड से क्या चाहते हैं और क्या ये आपके गोल्स को मैच कर भी रहा है या नहीं। सो ये सारे की रेशियोज आपको फैक्ट शीट में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है फैक्ट शीट में ये सारे रेशियोज हैं, इन्हें हमें पढ़ना क्यों है। तो ये बेसिकली ऑफ कोर्स फंड की सस्टेनेबिलिटी आपको बताएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, अगर आप उसकी फैक्ट शीट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड कितने रिटर्न्स दिए हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा, अगर आप पीछे लेके चलो तो जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस है इस फैक्ट शीट में, इसमें बेंचमार्क
रिटर्न, स्कीम रिटर्न्स हर ईयर को कंपेयर किया हुआ है, 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो इसके जरिए आपको पता चलता है कि फंड की सस्टेनेबिलिटी कैसी है, भाई रिटर्न्स दे भी रहा है, लंबे टाइम तक आपको दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इससे पता चलता है कि क्या एम है उस फंड हाउस का। ये सारे कंपोनेंट्स जो है हमें फंड की सस्टेनेबिलिटी जो है पता करके देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक फैक्ट शीट के ऊपर ज़रूर नजर डालें बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया हुआ था ईयरली बेसिस पे, तो इससे भी आपको हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि हाँ, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से या आपके रिटर्न्स के हिसाब से जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको एक म्यूचुअल फंड में मिले, क्या वो आपको मिल भी रहे हैं या नहीं, तो वो भी आपको फैक्ट शीट के जरिए पता चल जाता है। इसके अलावा कॉस्ट्स आपको पता चलती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो था, एक्सपेंस रेशियो था, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट समझने में हेल्प करता है, राइट। या अगर हम बात करें तो आपका शार्पे रेशियो है, आर स्क्वायर्ड रेशियो है, इनके जरिए आपको कॉस्ट्स का पता चलता है कि क्या छुपी हुई कॉस्ट्स भी हैं, या हमने रेगुलर प्लान देखा, डायरेक्ट प्लान देखा, उनमें भी छुपी हुई कॉस्ट है, तो आपको ये बेहतर समझने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें तो पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स को मॉनिटर करता है। ऑफकोर्स आपको टॉप 10 होल्डिंग्स मिलती हैं, टॉप 10 सेक्टर एलोकेशंस का डेटा भी जो है एक फैक्ट शीट में देखने को मिलता है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि हाँ, ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल भी रहा है, ये म्यूचुअल फंड या नहीं चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी की सुनी सुनाई बातों के बजाय या सिर्फ रिटर्न देखकर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप फैक्ट शीट को खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खुद से रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफकोर्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन एक फैक्ट शीट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन खुद ही बनाना चाहते हैं। तो एक फैक्ट शीट आपकी बहुत उसमें हेल्प कर सकती है। आज के वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर आप कोई और फाइनेंस टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.